दूसरी सुबह हम एक बार फिर अपने मामूलात में मसरूफ हो गए। मैंने मौसम के पेश नज़र बाहर निकलने के बारे में सोचा तो एमल ने मेरे बाजू पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं अली, जल्दबाजी हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या डैडी ने हर उस जगह के बारे में अंदाजा लगाने की कोशिश नहीं की होगी जहां हम हो सकते हैं? मेरा ख्याल है सारी रात उनके हर कारे इधर से उधर दौड़ते फिरे होंगे, हर जगह से मालूमात हासिल करते फिरे होंगे। उनके वसाइल भी महदूद नहीं हैं। यहाँ गोइटे हिल में भी वो बहुत कुछ कर सकते हैं। चुनाचे बेहतर यही है कि हम अपनी जगह महदूद रहें, बल्कि आज रात हम एक और काम करेंगे। मैंने पूछा, वो क्या? वो बोली, दराड़ में खड़ी हुई उस जीप को दरख्तों के पत्तों और शाखों से छुपा देंगे ताकि उसके ऊपर से उड़ने वाले हेलीकॉप्टर उसे न देख सकें। मैंने एमल की बात से इत्तेफाक किया और इस काम के लिए रात के वक्त का इंतखाब किया गया। दिन आसानी से गुजर गया और ऐसी कोई उलझन पेश नहीं आई। रात को अलबत्ता हम लोग तैयार होकर बाहर आए। दरख्तों की शाखें और पत्ते हासिल करने के लिए हमें जंगल में जाना पड़ा। हमने काफी रात गए तक ये काम किया और बिलाखिर इतने फासले से शाखें वगैरह लाने में कामयाब हो गए। इस काम के लिए जीप ही इस्तेमाल की गई थी। जीप दोबारा उसी जगह खड़ी करके हमने उसे पत्तों और दरख्तों की शाखों से ढांप दिया और एक बुलंद जगह पर खड़े होकर उसका जायजा लिया। अंदाजा नहीं होता था कि यहाँ कोई जीप वगैरह खड़ी है। इस तमाम कार्रवाई के दौरान एमल बिल्कुल मुतमईन थी। मोशे हरमूस के लिए उसके दिल में कोई एहसास नहीं उभरा था। मैं तो पहले ही उसे अजीब लड़की करार दे चुका था और उसकी इस बात से भी मुत्तफिक हो गया था कि वो नॉर्मल नहीं बल्कि एबनॉर्मल है। वो रात भी गुजर गई, दूसरा दिन, तीसरी रात, लेकिन इस दौरान मोशे हरमूस ने हमसे राब्ता कायम करने की कोशिश नहीं की थी। मैं अब किसी कदर बेचैनी महसूस कर रहा था, जबकि मेरी निस्बत एमल मुतमईन थी। उसने हंसते हुए कहा था कि उसने ऐसी जगह का इंतखाब किया है कि मोशे हरमूस या ऑलिव हावर्ड का तसव्वुर भी उस तरफ नहीं पहुंच सकता। मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा था। मोशे हरमूस की बेचैनी ने कोई रंग नहीं दिखाया। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि मोशे हरमूस अपनी पहली फुर्सत में ऑलिव हावर्ड से राब्ता कायम करके उसे इस सिलसिले में तैयार करता, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ था। पांचवी रात मैंने एमल से कहा कि क्यों ना मोशे हरमूस से राब्ता कायम करने की कोशिश की जाए, तो वो बोली, रहने दो, एक दो दिन और इंतजार कर लो। आखिर यहाँ क्या बुरा लग रहा है? बस तुम्हारी ही जात में कमी है। तुमने अपनी जात पर अखलाकियात की बेहद पाबंदियां आयद कर रखी हैं। मैंने कहा, मुमकिन है इसकी वजह मेरी जहनी परेशानियां हों। मेरा जहन किसी चीज की तरफ रागिब नहीं होता। वो बोली, और मैं तुम्हें कभी किसी ऐसी बात के लिए मजबूर नहीं करूंगी जो तुम्हारी अपनी मर्जी के खिलाफ हो। मैंने कहा, इसके लिए मैं तुम्हारा हमेशा एहसानमंद रहूंगा। वो चिढ़कर बोली, ये जताने की भी कोई जरूरत नहीं है। जब सातवां दिन गुजर गया तो मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई। यहाँ जंगल में मअतल पड़े रहने से कोई फायदा नहीं था। मैंने एमल से कहा, अब हमारे लिए ये जरूरी है कि हम खुद ही मोशे हरमूस से राब्ता कायम करें। मुझे ये बात कतई गैर फितरी महसूस होती है कि मोशे हरमूस इस दौरान तुम्हारी आवाज सुनने की कोशिश भी न करे। वो बोली, मुमकिन है डैडी अंकल हावर्ड की तलाश में कहीं दूर निकल गए हों। वैसे यकीनन वो मेरे लिए बेचैन होंगे, इसका तो मैं दावा करती हूँ। मैंने कहा, वो कहीं भी निकल गए होते, लेकिन उन्हें ट्रांसमीटर पर एक आध बार राब्ता तो कायम करना चाहिए था। वो बोली, इसकी रेंज महदूद है। मैंने कहा, इसके बावजूद अगर तुम मुझे इजाजत दो तो? वो बोली, हाँ जरूर, इसमें इजाजत की क्या बात है। मैंने ट्रांसमीटर ऑन किया और मोशे हरमूस को कॉल करने लगा, लेकिन दूसरी तरफ साई साई की आवाजें उभरती रहीं। यूं महसूस होता था जैसे दूसरी तरफ ट्रांसमीटर का रिसीवर ही मौजूद ना हो। बार तौर कोशिश जारी रही। एमल ने भी मेरा साथ दिया, लेकिन कोई जवाब न मिल सका। मेरे चेहरे पर तशवीश के आसार उभरने लगे थे। बहुत गौर खौस किया मैंने और फिर मेरे जहन में न जाने क्यों एक एहसास बेदार हो गया। मुमकिन है ऑलिव हावर्ड ने मोशे हरमूस की बात मानने से इनकार कर दिया हो, उसकी हर तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया हो, क्योंकि ये भी ताज्जुब की बात थी कि इस तमाम बल्कि तवील अरसे के दौरान एक बार भी हमारी तलाश के लिए कोई पार्टी इस तरफ नहीं आई थी। एमल की लाहुबाली फितरत का बखूबी अंदाजा हो चुका था, लेकिन अब मेरी अक्ल ये कहती थी कि मोशे हरमूस कम से कम इस पोजीशन में नहीं है कि हमसे किसी तरह का राब्ता कायम करने की कोशिश कर सके। मैंने बमुश्किल तमाम एमल को इसके लिए तैयार किया कि हम लोग अब यहाँ नहीं रुकें बल्कि वापस कालमो कैंपो चलें। वो बोले, सोच लो, कहीं ये भी कोई चाल ना हो उन लोगों की और उन्होंने सोचा हो कि हम ज्यादा से ज्यादा कितने दिन पोशीदा रह सकते हैं। जब उस तरफ से मुकम्मल खामोशी होगी तो हम खुद ही परेशान होकर उन तक आएंगे। मैंने कहा, लेकिन एमल, क्या उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि इस दौरान मैं झुंझला कर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकता हूँ? वो बोली, अली, तुम ज्यादा बेहतर समझते हो इन बातों को, लेकिन इम्कान इस बात का है कि उन्होंने ये बात न सोची हो। मुमकिन है अंकल हावर्ड ने उन्हें बताया हो कि अली कुछ भी सही इंसान है, और अली, इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारी शराफत का एतराफ करते हैं। मैं तुम्हें खुश करने के लिए ये बात नहीं कह रही। मैंने इंसान को हमेशा भेड़िए के रूप में देखा।
میں نے دیکھا ہے کہ ہر وہ شخص جو کسی پر کسی بھی انداز میں برتری حاصل کر سکتا ہے اپنی برتری کا اظہار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تم اتنے دن سے میرے ساتھ ہو لیکن تمہاری شخصیت میں نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں دیکھی۔ ممکن ہے انکل ہاورڈ نے انہیں یہ بتایا ہو کہ تم خود ہی واپس آؤ گے۔ واقعی اگر تم سمجھتے ہو کہ ہمارا کالمو کیمپو واپس جانا مناسب ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، چلو۔ میں نے کہا ایمل میری چھٹی حص کہتی ہے کہ کوئی غیر معمولی بات ہے جس کی بنیاد پر موشے ہرموس نے ہم سے رابطہ قائم نہیں کیا۔ وہ جس طرح تم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اس سے یہ یقین نہیں ہوتا کہ وہ اتنی طویل خاموشی اختیار کر لے گا۔ وہ بولی تو پھر چلو، لیکن ہم رات ہی میں سفر کریں گے۔ اس رات چاند نہیں نکلا تھا، کئی دن سے بادل آسمان پر منڈلا رہے تھے لیکن بارش بھی نہ ہوئی۔ ہم تاریک رات میں سفر کرنے لگے۔ سمت کا صحیح طور پر اندازہ لگا لیا گیا تھا، چنانچہ آدھی رات کے وقت ہم جنگل سے باہر نکل آئے اور پھر رفتار مزید تیز کر دی۔ صبح ہونے تک ہم سڑک کے کنارے پہنچ گئے تھے۔ دن کی روشنی میں سفر خطرناک ہو سکتا تھا، اس لیے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا گیا جہاں ہم پوشیدہ رہ سکتے تھے۔ یہ جگہ زیادہ خطرناک تھی، پورے دن محتاط رہنا پڑا۔ سڑک سے گاڑیاں آ جا رہی تھیں لیکن ہم سڑک کے نشیب میں ایک ایسی جگہ تھے جہاں سڑک پر سے کوئی گاڑی ہمیں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ دن بمشکل تمام گزرا اور رات کو جب ہمیں یہ اطمینان ہو گیا کہ اب سڑک پر آمد و رفت کم ہو گئی ہے تو ہم دوبارہ جیپ کو سڑک پر لے آئے اور اس کا رخ کالمو کیمپو کی طرف کر دیا۔ میرا ذہن بہت سے خیالات میں الجھا ہوا تھا۔ کالمو کیمپو میں داخل ہونے سے پہلے میں نے ایمل سے پوچھا، ایمل اب ہمارا پروگرام کیا رہے گا؟ اس نے بلا تعمل جواب دیا، جو تم کہو۔ میں نے کہا تمہارا موشے ہرموس کے پاس جانا مناسب رہے گا۔ وہ بولی ظاہر ہے، اور کہاں جا سکتے ہیں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا ان کے پاس پہنچنا تمہارے لیے بہتر ثابت نہ ہو۔ میں نے کہا اس کے لیے جو کچھ بھی ہوگا بعد میں دیکھا جائے گا، لیکن میں تو بہرحال تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ وہ بولی ہاں یہ بات تو میں جانتی ہوں، تو پھر تم کہاں قیام کرو گے؟ وہ بولی کیا تم کالمو کیمپو میں کسی ایسی جگہ کے بارے میں جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، لیکن اپنے لیے کوئی نہ کوئی ٹھکانہ کر ہی لوں گا۔ کالمو کیمپو میں داخل ہونے کے بعد میں نے ایمل سے کہا کہ میں دوسری رات اسے اس جگہ ملوں گا جہاں اس نے مجھے اتارا ہے، تاکہ صورتحال کا صحیح طور پر اندازہ ہو سکے۔ ایمل چلی گئی تو میں نے اپنے بارے میں سوچا کس ہوٹل کا رخ کرنا چاہیے۔ کسی ہوٹل کا رخ کرنا میرے لیے بے حد خطرناک تھا۔ کالمو کیمپو میں اور کوئی ایسی جگہ بھی نہیں تھی جہاں میں قیام کر سکوں۔ صرف ایک ہی صورت نظر آتی تھی کہ کسی غیر معروف ہوٹل کا رخ کروں، اور یہ غیر معروف سا ہوٹل مجھے مل گیا۔ بہت ہی گندی اور بھدی عمارت تھی۔ ہوٹل کا تو اسے صرف نام دے دیا گیا تھا، یہاں قیام کے لیے جگہ مجھے مل گئی تھی۔ میں نے رات وہاں گزاری، دوسرے دن ہمت کر کے کالمو کیمپو کے بازاروں میں نکل آیا۔ مقصد صرف آوارہ گردی کرنا تھا۔ مجھے اس وقت تک انتظار کرنا تھا جب تک ایمل واپس آ کر صورتحال سے آگاہ نہیں کرتی۔ رات کو ایمل کا انتظار کرنے لگا۔ جو جگہ میں نے مقرر کی تھی وہاں تقریباً 2-2.5 گھنٹے میں نے ایمل کا انتظار کیا، لیکن وہ نہ آئی۔ تب مجھے پریشانی لاحق ہو گئی کہ وہ کیوں نہیں آئی۔ بظاہر یوں لگتا تھا کہ وہ مجھ سے مخلص ہے، ویسے بھی اس لڑکی سے کچھ بعید نہ تھا کہ کب کیا کر بیٹھے۔ اس کی عجیب صفات کا میں مشاہدہ کر چکا تھا۔ ایمل کی طرف سے بالکل مایوس ہونے کے بعد میں نے موشے ہرموس کی قیام گاہ کا رخ کرنا مناسب سمجھا اور پھر چھپتا چھپاتا وہاں پہنچ گیا۔ رہائش گاہ پر ہولناک سناٹا چھایا ہوا تھا اور ایک عجیب سی سوگوار کیفیت طاری تھی۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ میں بے دھڑک اندر داخل ہو گیا اور پھر اس جگہ پہنچ گیا جہاں ایمل کی خوابگاہ تھی۔ موشے ہرموس عمارت کے کسی حصے میں نظر نہیں آیا، البتہ کچھ ملازمین اپنے اپنے کاموں میں مصروف نظر آ رہے تھے۔ یہاں کا جائزہ لینے کے بعد کم از کم یہ معلوم ہو چکا تھا کہ میری طرف کوئی متوجہ نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے ایمل کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی اور کی ہول سے اندر جھانکتا رہا۔ ایمل دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے کرسی پر بیٹھی تھی۔ دستک سن کر اس نے دونوں ہاتھ چہرے پر سے ہٹا لیے، پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اس نے دروازہ کھول دیا۔ میں اسے دیکھتا ہوا اندر داخل ہو گیا تھا۔ ایمل نے مجھے دیکھا اور میں نے ایمل کے چہرے پر ایک عجیب سی ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا۔ میں نے اسے سوال کیا، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا ایمل، تم کیوں نہیں آئی؟ وہ بالکل خاموش رہی۔ اس نے میرے سوال کا کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے، کچھ تو بتاؤ۔ جواب میں اس نے ایک گہری سانس لی اور پھر بولی تمہیں کچھ نہیں معلوم ہو سکا؟ میں نے کہا کیا نہیں معلوم ہو سکا؟ پلیز وقت ضائع مت کرو، مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا موشے ہرموس کو قتل کر دیا گیا، ڈیڈی ہلاک ہو چکے ہیں۔ مجھ پر بجلی سی گر پڑی۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے ایمل کو دیکھنے لگا۔ ایک لفظ بھی میرے منہ سے نہیں نکل سکا تھا۔ کافی دیر اسی طرح گزر گئی۔ ایمل پھر کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، لیکن چہرے پر بس ایک ویرانی سی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اس کے قریب پہنچ کر بولا کب اور کس نے؟ بولی یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ انہیں کس نے قتل کیا ہے۔ آج انہیں ہلاک ہوئے 4تھا دن ہے۔ میں نے کہا اوہ، اس کا مطلب ہے کہ موشے ہرموس نے… میں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔
वो बोली, कौन उनका कातिल हो सकता है अली? मैं हैरान हूँ। मैं चंद लम्हे सोचता रहा। मेरे जहन में एक फिल्म सी चल रही थी। मौशे हरमूस को कत्ल करने वाला कौन हो सकता है? क्या ऑलिव हार्वर्ड? लेकिन क्यों? इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। तहाँ मैंने एमल के शाने पर हाथ रखते हुए कहा, इसके बावजूद एमल के तुमने उनके बारे में अपने जज्बात का इजहार कर दिया था। मुझे मौशे हरमूस के कत्ल पर दुख है और मैं तुम्हारे गम में बराबर का शरीक हूँ। वो खुद कलामी के अंदाज में बोली, लेकिन उन्हें कत्ल किसने कर दिया और क्यों? मैंने कहा, काश इस बारे में मैं कुछ जान सकता। अगर तुम खुद जहन दौड़ाओ तो शायद अंदाजा लगा सको। बोली, अफसोस मैं कोशिश के बावजूद कोई अंदाजा नहीं लगा सकी। लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं अजीब सी परेशानियों का शिकार हूँ। ये सब कुछ मैं नहीं चाहती थी। मैं तो बस उन अजियतों का बदला लेना चाहती थी जो मेरी माँ को दी गई थी, लेकिन इस शक्ल में नहीं। क्या मेरी किसी गलती से मौशे हरमूस के साथ ये सब कुछ हुआ? आखिर ऐसा क्यों हुआ अली? मैंने कहा, एमल, मेरा ख्याल है अगर तुम थोड़ी सी कोशिश करो तो अपने बाप के कातिल के बारे में मालूमात हासिल कर सकती। मुझे मौशे हरमूस से इख्तिलाफ जरूर था, लेकिन मेरी खुशकिस्मती है कि जब मौशे हरमूस को कत्ल किया गया तो मैं तुम्हारे साथ था, वरना तुम्हारा शक मेरी जानिब जा सकता था। वो बोली, हाँ अली, मैंने इस बारे में भी सोचा था। इंसान बहुत कमजोर जहन का मालिक होता है, बाज़ औक़ात होशो हवास से आरी हो जाता है। मैंने ये बात सोची थी, लेकिन जाहिर है खुद ही मुझे अपनी इस बात की तरदीद करनी पड़ी, क्योंकि तुम उस वक्त मेरे साथ थे। लेकिन मौशे हरमूस को कत्ल नहीं होना चाहिए था। मुझे माँ और बाप दोनों से महरूम कर दिया गया। अब मैं बिल्कुल बेसहारा हूँ। हालांकि मौशे हरमूस की दौलत मेरे साथ है, लेकिन उसके बावजूद मुझे अचानक यूं महसूस हो रहा है जैसे अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में जिंदगी गुजारना अब मेरे लिए मुश्किल हो गया है। बाप तो बड़ी कीमती चीज होती है, इसका मुझे इससे पहले कोई एहसास नहीं हुआ था। मैंने कहा, खुद को संभालो एमल, मैं कोशिश करता हूँ कि मौशे हरमूस के कातिल के बारे में मालूमात हासिल हो जाएं। वो बोली, अगर मालूमात हासिल हो भी जाएं तो भी हम क्या कर लेंगे? मौशे हरमूस को तो वापस नहीं ला सकते। सुनो अली, मुझे किसी सहारे की जरूरत है। क्या तुम अपने मामलात को भूलकर कुछ अरसे एक दोस्त की हैसियत से मुझे सहारा दे सकते हो? मैं एक अजीब सी उलझन का शिकार हो गया था। जाहिर है इस लड़की से मुझे इससे ज्यादा और कोई दिलचस्पी नहीं थी कि वो मेरे सिलसिले में थोड़ी बहुत माविन साबित हुई थी। इस मावनत के लिए क्या मैं अपना वक्त जाया कर सकता हूँ? क्या मेरे पास इतना वक्त है कि मैं एमल की दिलजोई में मसरूफ हो जाऊँ? जहन से जवाब उभरा कि नहीं, मेरी मंजिलें दूसरी हैं। मैं अपने फर्ज से बहुत अरसे गफलत बरतता रहा हूँ। मुझे अपना काम जारी रखना चाहिए। एमल जैसी बेशुमार लड़कियां जिंदगी में आती रहती हैं। किसी के लिए इतने दुख भरे अंदाज में सोचना कम से कम इन हालात में दुरुस्त नहीं। लेकिन बहरत और एमल को इस तरह से जवाब भी नहीं दिया जा सकता था। मैंने आहिस्ता से कहा, एमल, मैंने तुमसे कहा है ना कि मैं तुम्हारे गम में बराबर का शरीक हूँ। काश मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। बहरत और मैं तुमसे मुलाकात करूंगा और उसके बाद हम फैसला करेंगे, सोचेंगे कि आइंदा हमें क्या करना चाहिए। काश मौशे हरमूस कत्ल ना होते। एमल की आंखों से अभी तक एक भी आंसू नहीं निकला था। वो अपने बाप की मौत पर आंसू बहाने के लिए तैयार नहीं थी। गालिबन बाप से नफरत का जज्बा अब भी उसके जहन में मौजूद था। मैं अब यहाँ से जाना चाहता था। चुनाचे मैंने मुख्तलिफ बहाने करके एमल को समझाया और उससे इजाजत तलब कर ली। वापसी के लिए मैंने सीधा रास्ता नहीं इख्तियार किया था, बल्कि उस इमारत के अकबी रास्ते ही से बाहर निकलकर मैं सड़क पर आ गया था। वक्त बहुत ज्यादा नहीं हुआ था, लेकिन इत्तेफाक से अतराफ में कोई टैक्सी वगैरह मौजूद नहीं थी। मैं पैदल चलता रहा, मुख्तलिफ रास्तों से गुजरता हुआ बिलाखिर मैं एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां से टैक्सी लेकर अपने होटल जा सकता था। और थोड़ी देर के बाद एक टैक्सी मुझे लिए हुए मेरे होटल की जानिब जा रही थी। होटल की बदनुमा और भद्दी इमारत में दाखिल होकर मैं अपने उस नाम नेहाद कमरे में पहुंच गया जो इंतहाई गंदा और बोसीदा हालत में था। फर्नीचर वगैरह तक यहाँ मौजूद नहीं था। बस एक चारपाई पड़ी हुई थी जिस पर बिस्तर लगा हुआ था। एक जानिब भद्दी टीन की मेज और 2 तपाइयां रखी हुई थी और एक कुर्सी भी थी। ये उस कमरे की कुल कायनात थी। मैं जूते उतार कर पलंग पर जा लेटा। जहन साएं साएं कर रहा था। ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि मौशे हरमूस को किसने कत्ल किया और क्यों कत्ल किया। इसका पस मंजर क्या है? मौशे हरमूस तो काफी बड़ी शख्सियत थी। बहुत से ख्यालात जहन में आए। कॉरपोरेट की जानिब भी जहन दौड़ाया। कॉरपोरेट बाहर तौर अमरीकी हुकूमत के ज़ेरे साया थी और ग्रेस्टोन के बारे में मुझे ऑलिव हार्वर्ड ने बताया था कि वो अमरीकी मफादात के खिलाफ काम करती रही है। लेकिन मौशे हरमूस को कत्ल करने की बजाय उन लोगों को मुझे कत्ल कर देना चाहिए था। वो ये कोशिश भी कर चुके थे। बाहर तौर फिलहाल ये सारी बातें मेरे लिए एक मुअम्मा थी। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनाई दी। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। मैंने भर्राए हुए लहजे में दस्तक देने वाले से अंदर आने के लिए कहा। मैं समझा कि वेटर होगा। मसहरी पर लेटे लेटे मैंने आने वाले को देखा और फिर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मसहरी उलट पलट गई हो। आने वाला कोई वेटर नहीं था बल्कि ऑलिव हार्वर्ड था।
मैं उसे शिद्दत हैरत से देखता रह गया। ऑलिव हार्वर्ड के चेहरे पर संजीदगी छाई हुई थी और वो अजीब सी निगाहों से मुझे देख रहा था। वो सर्द लहजे में बोला, हेलो अली। मैंने एक झुरझुरी सी लेकर अपने आप को संभाला। ऑलिव हार्वर्ड के सामने मैं किसी कमजोरी का मुजाहिरा नहीं कर सकता था। मैं उठकर पलंग पर बैठ गया और फिर मैंने उस कुर्सी की तरफ इशारा करके ऑलिव हार्वर्ड को बैठने के लिए कहा, जो बाहर तौर बैठने के काबिल नहीं थी। ऑलिव हार्वर्ड ने शुक्रिया अदा करके कुर्सी घसीटी। फिर उसने कमरे का जायजा लिया और आहिस्ता से बोला, मैं जानता था कि यहाँ कयाम करना तुमने किस लिए मंजूर किया है। मैंने मसनूई हैरत का मुजाहिरा करते हुए कहा, मिस्टर हार्वर्ड, आप और यहाँ? वो बोला, हाँ, मुलाकात तो तुमसे करना ही थी। दरअसल हमारे दरमियान एक ऐसा रिश्ता और एक ऐसा गहरा रब्त है अली कि हम दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं रह सकते। मैं अपनी जिंदगी में बारहा इस बात का एतराफ़ कर चुका हूँ कि मुझे एक शानदार मद्दे मुकाबिल मिला है। हमारे दरमियान बहुत कुछ होता रहा है। ये बेहद तवील दास्तान है और यकीनन तुम्हारे सामने वाक़यात दोहराने की ज़रूरत नहीं। तुम भी मुझे ज़िंदगी की आखिरी सांस तक नहीं भूल सकोगे और मैं अपने ख्यालात का इजहार तो कर ही चुका हूँ। लेकिन अली, क्या ख्याल है, हमारे दरमियान ये खेल तवील नहीं हो गया? मैंने कहा, ये तवील खेल तो ऑलिव हार्वर्ड अभी जारी है और इसकी तवालत का कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। मैंने अब अपने आप को पूरी तरह संभाल लिया था। ऑलिव हार्वर्ड ने मेरी इस बात का कोई जवाब न दिया। वो संजीदगी से कुछ सोचता रहा। फिर उसने खुश्क लहजे में कहा, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ खेल नापसंदीदा हो जाते हैं और ऐसे लम्हात में इंसान ये सोचने पर मजबूर होता है कि क्यों ना उन्हें ख़त्म कर ही दिया जाए। मैंने इधर उधर देखते हुए कहा, हो सकता है तुम्हारे जहन में ये तसव्वुर हो ऑलिव हार्वर्ड। मुझे यकीन था कि ऑलिव हार्वर्ड तन्हा नहीं आया होगा, बल्कि दरवाजे के बाहर बहुत से लोग मौजूद होंगे। इस वक्त मैं एक खौफनाक सूरत हाल में घिर गया था, लेकिन बाहर तौर कम से कम ऑलिव हार्वर्ड के सामने उसका इजहार नहीं करना चाहता था। ऑलिव हार्वर्ड चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, क्या ख्याल है अली, ये मुलाकात कैसी रही? मैंने खुश्क लहजे में कहा, अपनी आमद का मकसद बयान करूं। वो बोला, मैं तुमसे इस गेम के बारे में पूछना चाहता हूं जो लाइन ऑफ क्रूजल से वापसी के बाद मेरे और तुम्हारे दरमियान हुआ। मैंने कहा, वेरी गुड, अगर तुम इस मौजू पर गुफ्तगू करना चाहते हो तो मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं। वो बोला, कुछ सवालात भी करूंगा मैं, उनमें से जिन सवालात के जवाब मुनासिब समझो दे देना, जिनके जवाब नहीं दोगे मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। मैंने कहा, जाहिर है हम दोनों एक दूसरे को कहीं भी मजबूर नहीं कर सकते। वो बोला, तुम लाइन ऑफ क्रूजल की जानिब क्यों मुतवज्जे हुए थे और इसकी तरफ तवज्जो किसने दिलाई थी? मैंने कहा, दूसरे सवाल का जवाब नहीं दे सकता। पहले सवाल का जवाब वाज़ेह है कि वहाँ अरबों के मफादात के लिए काम हो रहा था और मेरी फितरत के बारे में तुम अच्छी तरह जानते हो। वो बोला, स्टीफन ब्राकोडा क्या तुम्हारे हाथों मारा गया? मैंने फौरन कहा, हाँ। वो बोला, बहुत बड़ी शख्सियत थी वो, बहुत ही अजीम, लेकिन बहरहाल वो तुम्हारे हाथों मारा गया, इसलिए मुझे कोई ताज्जुब नहीं है। आयल जोशियो जैसी बड़ी कुव्वत को तुमने फना कर दिया तो स्टीफन ब्राकोडा क्या हैसियत रखता है? मैंने कहा, शुक्रिया, गालिबन जो अल्फाज तुमने मेरी तारीफ में कहे हैं। वो बोला, शायद। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैली और उसके बाद उसका चेहरा बिल्कुल सपाट हो गया। फिर उसने कहा, तहजीब मैल्कम एक्स को तुम्हारे दोस्त ही लेकर आए थे, लेकिन मैं उस वक्त बैरूत में मौजूद था और सूरत हाल से नावाकिफ नहीं था। ये सच है कि तहजीब को हलाक नहीं किया गया, बल्कि उसकी जगह एक और लड़की हलाक हो गई थी। क्या तुम इस बात से इनकार करोगे कि तुम शुरू ही में इस बात से वाकिफ हो गए थे? मैंने कहा, इस सवाल का जवाब जरा सोच समझ कर देना पड़ेगा। वो बोला, नहीं, तुम जवाब दो या न दो, लेकिन मैं हकीकत से आगाह हो गया हूँ। तुमने जो चाल चली वो बेहद शानदार थी। तुम जानते थे कि तहजीब मैल्कम एक्स मेरे कब्जे में है। ऐसे हालात में तुमने इस बात का इजहार नहीं किया कि तुम इस हकीकत से वाकिफ हो, बल्कि तुम सिर्फ ये बात जानने में मसरूफ हो गए कि इसके पसे पर्दा मेरा मकसद क्या है। तुमने जूलियट को जिस तरह अपनाया, उससे मैं काफ़ी दिन तक इस गलत फहमी का शिकार रहा कि मैंने जो चाल चली है उसके ज़रिए तुम्हें धोखा देने में कामयाब हो गया हूँ। लेकिन खैर, छोड़ो इस जिक्र को। अब क्या इस बात का एतराफ़ नहीं करोगे कि जूलियट ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि उसे तुमने हलाक किया है और वो तहरीरी बयान भी तुमने ही उससे लिखवाया है ताकि मुझसे तहजीब के बारे में बात कर सको, क्योंकि उस रोज़ मैंने तमाम गुफ्तगू के दौरान तहजीब का कोई जिक्र नहीं किया था। इस तरह तुमने कम से कम मुझसे तहजीब पर बात करने का जवाब पैदा कर लिया। मैंने कहा, हार्वर्ड, छोड़ो इन बातों को। अब इस जिक्र से क्या फ़ायदा कि मैंने क्या किया और तुम क्या करते रहे? वो बोला, तुम्हारा क्या ख्याल है अली, क्या मैं तुमसे अपनी शिकस्त तस्लीम कर लूँगा? तहजीब को जहाँ उन कागजात को वापस लौटा दूंगा? मोशे हरमूस तो अहमक था कि तुम्हारे जाल में फंस गया और मुझ पर दबाव डाल रहा था कि मैं तुम्हारी शराइत मान लूँ, चुनाचे मुझे उसे ख़त्म करना पड़ा। तुम अंदाज़ा नहीं कर सकते कि मोशे हरमूस की मौत से इसराइली मफादात को कितना बड़ा धचका पहुँचा है और मैं कभी उसके कत्ल का एतराफ़ नहीं कर सकता, वरना तमाम यहूदी लॉबी मेरे खिलाफ हो जाएगी और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से, सिर्फ अली यार खान की वजह से हुआ है। उसका चेहरा सुर्ख होने लगा।
उसकी कैफियत उस वक्त किसी जख्मी सांप की सी थी। मैंने उसकी कैफियत से लुत्फानंदोज होते हुए कहा, मैं एक बार फिर अपने प्यारे दुश्मन से दरखास्त करूंगा कि वो इस वक्त अपनी आमद का मकसद बयान करे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।